दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें जीएस के जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 6 और 7 दिसंबर यानी कि 2 दिनों में 4 पेपर आपके करवाए गए। और अगर ईमानदारी से देखा जाए दोस्तों तो 6 तारीख में दोनों शिफ्टों में जो जीएस आया वो 7 तारीख से थोड़ा सा आसान तो था। खैर अगर मैथ देखा जाए तो दोनों में जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए 6 और 7 में, तो 7 में जो प्रश्न पूछे गए वो सामान्यतया तो थोड़े से मुश्किल थे अपेक्षाकृत 6 तारीख के जो दोनों शिफ्टों के जीएस थे, ठीक है ना। हालांकि इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक कंपैरिजन लेक्चर भी दूंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब सभी शिफ्टों में क्या खासियत रही और किस रणनीति पर आपको आगे की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न पत्र आ रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है, करंट कहाँ से कहाँ तक का पूछा गया, सारी एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने करूँगा। तो फिलहाल आज देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का जीएस। और ये परीक्षा 7 दिसंबर को शाम के शिफ्ट में हुई है, सेकेंड शिफ्ट में। तो जीएस का जो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या हुआ था, जो पेपर मुझे मिला ना मतलब वो ठीक से क्लिक नहीं हुआ था, उसमें कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसको अच्छे से आप लोगों के लिए टाइप करवा लिया है ताकि इसे आप अच्छे तरीके से देख सकें। और यही वजह है कि लेक्चर के आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को सहयोग मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे और सभी जो 4 शिफ्ट की परीक्षा हुई है उसमें मैथ के जितने भी प्रश्न हैं सभी को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। आधे घंटे में सभी प्रश्न डिटेल में कवर हो जाएंगे। चलिए, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये तो बिल्कुल मतलब आसान सा जीएस था जिसका उत्तर था बांग्लादेश, यानी कि विकल्प इसका सही था बी, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये देखिए कि x बटा एक्स माइनस वाई प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। देखो दोस्तों ये इतना आसान तो नहीं था, ठीक है ना। तुक्का सही लग गया होगा वो अच्छी बात है, जिनको मैथ आती रही होगी उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन मतलब जो मैथ में इंटरेस्ट नहीं रखते, जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है ना, उनके लिए मुश्किल रहा होगा। इसका जवाब विकल्प डी था, यानी कि एक इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा बादल भूतल की सतह से सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर बनेगा वो क्या रहेगा, पक्षाभ बादल, यानी कि विकल्प ए वाला जो विकल्प है ये सही है। पक्षाभ बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखवा भी दिया है हर बात को ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। पक्षाभ बादल यानी कि सीरस क्लाउड्स सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं जो बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टलों से बनते हैं और 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। पेड ग्रुप में इसे मैं भेज दूंगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और पेड ग्रुप में तो मैं सभी जो 4 शिफ्ट हुए हैं उनका भी हल करके अच्छे से डालूंगा ताकि आगामी जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको अच्छे से सारी चीज़ें मिलती रहें। कौन सा अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है। तो दोस्तों इसका आंसर था नामीबिया, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि सूची 1 और सूची 2 से मैच करना था। अमृत बाजार पत्रिका, लीडर, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रभा, तो ये कहाँ कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो देखो अमृत बाजार पत्रिका ये कलकत्ता से, लीडर इलाहाबाद से, टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई से और प्रभा कानपुर से, ठीक है ना। तो इसका जो विकल्प डी था ये आपका करेक्ट हो रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। मैं फटाफट कराऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं होती कि वीडियो छोटा बनता है कि लंबा बनता है, चीज़ें कवर होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 94522, 2 बार लिखिएगा 522 और 60, ये इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हेल्प लिखकर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना, कैसे पेड ग्रुप चलता है आपका। तो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है ना। और ये भी आपको पता है कि ये इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख। तो 2018 और 5 लाख वाला विकल्प कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं इसमें। तो पहला विकल्प क्या है, 2018 और 5 लाख, ये आपका सही है, ऑप्शन ए आपका उत्तर था, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक छोटे अवतल दर्पण की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, जो लोग हाई स्कूल में ऑप्टिक्स पढ़े हैं वो बेहतर कर पाएंगे। तो इस अवतल दर्पण को दंत चिकित्सक के दर्पण के रूप में उपयोग करने के लिए दर्पण से दांत की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, विकल्प डी करेक्ट था, इसका ऑप्शन डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की है। तो ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल दोस्तों, ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल दोस्तों ये शुरू की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि इसका उत्तर विकल्प बी बनेगा, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था कि पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा क्या है। तो दोस्तों इसमें फोर्ट्रान, एल्गन और पास्कल छोड़ दीजिए, सही जवाब इसका प्रोलॉग, यानी कि विकल्प डी इसमें करेक्ट है। अगला है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसमें आंसर था 23, ठीक है ना, जो कि विकल्प बी में था, ये आप ध्यान रखिएगा। और किस संविधान संशोधन द्वारा सामान एवं सेवा कर, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर जीएसटी के बारे में, जीएसटी कब लागू हुआ था, तो इसमें बहुत ही आसानी से आप गेस कर पाते, ऑप्शन बी करेक्ट था, इसमें 101वां संशोधन, ठीक है ना। और गिग इकोनॉमी के बारे में देखिए कहा गया था, पहला बिंदु था कि यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलेपन की अनुमति देता है। और दूसरा करें कि यह ऊपरी लागतों को बढ़ाती है, ये तो गलत है, पहला वाला सही है, उत्तर बनेगा विकल्प एक, केवल एक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना दोस्तों की गई थी एम पद्मनाभा पिल्लई के द्वारा, उत्तर है आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया था, और ये आपको पता ही है कि माही नदी है, ठीक है, यानी कि उत्तर आपका बन रहा था यहाँ पर बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर विचार रखिए। बफर स्टॉक्स का रखरखाव, फसल आने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तीनों सही हैं आपके। सहकारी खेती को प्रोत्साहन ये शामिल नहीं होगा, यानी कि इसमें जो विकल्प है 1, 2, 3 वाला वो सही रहेगा, जो कि दिया गया है विकल्प सी में, ठीक है, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है ये चलेगी जिंद सोनीपत में, यानी कि उत्तर आपका इसमें विकल्प डी है। नेक्स्ट है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में मुर्गी और बकरियां हैं और उनके सिरों की संख्या कितनी है, 30 है। तो मुर्गी और बकरियों के सिरों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 30 हो गई। पैरों की कुल संख्या 84 है, तो मुर्गियों और बकरियों की संख्या के बीच अनुपात, तो यहाँ पर 2x/4y लिखेंगे और फिर 84 करेंगे, आंसर आपका आएगा, तो अनुपात बनेगा 3:2 का, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, ये बिल्कुल सही है, और इसे एक कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A द्वारा शामिल किया गया था, ये भी सही है। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है, यही वाला उत्तर इसमें सही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। एग्रोस्टोलॉजी का संबंध किससे है। तो दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी का संबंध किससे है, तो घास के अध्ययन से, विकल्प बी आपका करेक्ट है, इसमें जो विकल्प बी है। और किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों से एक को फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा था। तो दोस्तों ये कथन जो है ये किसका है, तो आइवर जेनिंग्स का है, ऑप्शन ए करेक्ट था इसमें। भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य के रूप में प्रतिबद्ध किया है। तो आपको पता है ये कि ये 2070 है, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना था। पोर्ट ब्लेयर्स, श्री विजयपुरम, हेवलाक द्वीप, स्वराज द्वीप, नीलद्वीप, तो यहाँ पर इसका सही अगर आपको मैच कराना था उत्तर बनता पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम, हेवलाक द्वीप, स्वराज द्वीप से। नील द्वीप का नया नाम हो गया शहीद द्वीप, और राज द्वीप को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये आपको मैच कराना था, ठीक है ना। झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने कहा था
कि यहाँ वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी। दोस्तों ये बातें कही थी सर ह्यूरोज ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ह्यूरोज और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का अंतिम युद्ध हुआ था, जिसमें ह्यूरोज भले ही जीता था लेकिन उसको रानी की वीरता का जो है ना वो फैन हो गया था भाई। मतलब उसे लगा कि हाँ कोई महिला इतनी बहादुर हो सकती है। कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर बनेगा सी, जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर है विकल्प डी है, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ICAR-IARI नई दिल्ली द्वारा धान के भूसे या पराली के स्वस्थाने त्वरित अपघटन के लिए विकसित 7 कवकों के मिश्रण से युक्त सूक्ष्मजीवी स्प्रे का नाम क्या है? तो दोस्तों ये विकल्प डी वाला सही था, पूसा डिकम्पोजर। डी सही था आपका। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संघ राज्य क्षेत्र के रूप में दादरा और नगर हवेली को कब मान्यता मिली थी? 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में सिंध भाषा को कब स्थान मिला था? सिक्किम को पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है किस प्रकार से बनेगा? देखो, संघ राज्य क्षेत्र में दादरा और नगर हवेली को 11 अगस्त 1961 को 10वें संविधान संशोधन के रूप में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची ये 1985 में जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में सिंध भाषा जोड़ी गई थी कब? 1967 में, 21वां संविधान संशोधन। सिक्किम बना था पूर्ण राज्य कब? 1975, 36वां संविधान संशोधन। यानी कि जो आपका यहाँ पर विकल्प था ACDB ये करेक्ट था। ACDB, A फिर C फिर D फिर B, ये इस प्रकार से आपका सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि जैन कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों जैन कल्पसूत्र के लेखक यहाँ पर हैं भद्रबाहु, विकल्प बी करेक्ट है। ये जो PDF है मैंने काफ़ी डिटेल में बनवा ली है, तो इसे मैं पेड ग्रुप में डाल दूंगा और पेड ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िएगा आगामी परीक्षाओं के शानदार प्रदर्शन के लिए, जिसमें GS आपको देखो GS के जितने भी प्रश्न आए हैं ना वो चारों शिफ्टों में जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है वही बताएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्न उनके कवर हुए हैं। ठीक है ना। लगभग 22 से 25 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है किस पर? तो दोस्तों बिग इंच पाइपलाइन यह पेट्रोलियम संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। और ये अंतिम क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों प्लेनीमीटर से क्षेत्रफल मापते हैं 2D में। ठीक है। एनेमोमीटर हवा की गति मापती है। हाइग्रोमीटर भूजल स्तर नहीं मापता है, ये क्या करता है? आर्द्रता को मापता है। ठीक है ना, आर्द्रता। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। तो इसमें उत्तर था विकल्प सी, विकल्प सी आपका उत्तर था। ध्यान दीजिएगा कि जो हाइग्रोमीटर है इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ह्यूमिडिटी, जबकि हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व। ठीक है ना। तो ये जो है सेकंड शिफ्ट 7 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के प्रश्न हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप 7 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसका भी पूरा हल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप अभी जाके इसको देख लीजिए, या फिर आप पहला कमेंट चेक करिए या डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और सारी चीज़ें, सारे लेक्चर जो हैं वो एक साथ आपको मिल जाएंगे। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी गई है। थैंक यू। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।